गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 100 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 100 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षियों एवं सरीसृप वर्ग प्राणियों द्वारा निषेचित अंडों का आवरण जो है किस पदार्थ का बना होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर या पोटेशियम? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का बना होता है। देखिए, पक्षी हो गए, ठीक है, सरीसृप हो गए यानी रेप्टाइल जैसे अंड प्रजक प्राणियों द्वारा निषेचित अंडों का जो आवरण होता है वो कैल्शियम से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? डीएनए में ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज नहीं होता। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और अगर आरएनए पूछ ले तो आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। ठीक है, डिफरेंस किसका है? डी का। देखिए, सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए और डीएनए। ठीक है, और डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में हो गई राइबोज शर्करा। ठीक है, तो डीऑक्सी का डिफरेंस है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं यूपीपीसीएस के। देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा मौजूद होती है। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है और कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकांशतः वाहक के रूप में काम करता है। तीसरा प्रश्न है, डीएनए के दो रज्जुकों के क्षार आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? ठीक है, स्कूल में ही पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन नहीं है। तो द्विकुंडली डीएनए के दोनों रज्जुकों के क्षार जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्म बनाते हैं। एडेनिन और थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में दो हाइड्रोजन बंध द्वारा हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक उसी तरह से ग्वानिन साइटोसिलीन से जो है 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा होता है। ठीक है, डीएनए की वो डबल हेलिक्स अगर आपने संरचना देखी होगी इस तरह की, उसमें रहता है ये सब। ठीक है, अब देखिए, जो यूरिन होता है, यूरिन के विपरीत सदैव दिशा में पिरिमिडीन होता है और इससे कुंडली के दो रज्जुकों के बीच दूरी जो है लगभग समान होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में होता है। आनुवांशिक सूचनाओं का संचय डीएनए व आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए के द्वारा होता है। क्या सत्य हैं दोनों बातें? आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में होता है, करेक्ट है। आनुवांशिक सूचनाओं का संचय डीएनए व आनुवांशिक सूचनाओं का जो स्थानांतरण है वो आरएनए के द्वारा होता है। ये सही है या फिर यहाँ आरएनए होना चाहिए, यहाँ डीएनए? ऐसे ही ठीक है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है। देखिए, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए में और आरएनए से होता है प्रोटीन में। डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। डीएनए अधिक स्थायी होने से आनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है, जबकि आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए आरएनए जो है उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण यानी जो कॉपिंग होती है, वो कॉपिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन एडिटिंग, उत्परिवर्तन, रूपांतरण, अनुलेखन। यानी जीन एडिटिंग, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन बोलते हैं और रूपांतरण को ट्रांसलेशन और अनुलेखन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एसएससी में बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में। इस प्रश्न का उत्तर है डी, अनुलेखन कहलाता है वो। देखिए, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण यानी कॉपी करने की प्रक्रिया को अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों का प्रतिलिपिकरण
एक साथ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वंशानुक्रम की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। जीन कोशिकाओं के केंद्रक पर उपस्थित होते हैं। केंद्रक पर उपस्थित होते हैं जीन, या डीएनए पर उपस्थित होते हैं? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला करेक्ट है। तो केवल पहला वाला कथन सत्य है, क्योंकि जीन जो है वंशानुक्रम की क्रियात्मक इकाई है और ये डीएनए पर उपस्थित होते हैं, ना कि केंद्रक पर। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर है वॉटसन एवं क्रिक ने। हिंदी में बोलते हैं डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया था? देखिए, 1953 में जेम्स डीवे वॉटसन, इनका पूरा नाम है, और हैरी कॉम्पटन क्रिक, इस शॉर्ट में बोलते हैं वॉटसन और क्रिक, ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छापी तकनीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह दो व्यक्तियों के बीच डीएनए अनुक्रम की तुलना करने की एक त्वरित विधि है। न्यायालय द्वारा पहचान के औजार के रूप में इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे को तैयार करने में लाभदायक है। बिल्कुल, ये सब कुछ हो सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ठीक है, तो डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। इसको पढ़ लीजिएगा आप पीडीएफ से, पेड टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक फ्रेम में आ गया पूरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताने कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक पिता का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सबसे पहले सांख्यिकी, विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया था। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कहा ही जाता है इनको। पहले वाला करेक्ट है, क्या दूसरा वाला भी करेक्ट है? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में आनुवंशिकता को समझने में प्रगति हुई, जब ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संस्करण के प्रयोग किए और जीवों की वंशागति नियम को जो है प्रस्तावित किया। ठीक है, जितने भी जूलॉजी बॉटनी वाले हैं 11th-12th में, उन्होंने पढ़ा होगा इनको। देखिए, मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले जो है इन्होंने ही की थी। सांख्यिकी, विश्लेषणों और गणितीय तर्क का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग भी सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही किया गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को परिभाषित करता है? अगर म्यूटेशन का जनक पूछ ले किसने की थी खोज म्यूटेशन की, तो हुआगो डिब्रिज है उसका उत्तर। उत्परिवर्तन का मतलब है, यहाँ म्यूटेशन का मतलब है वह क्रिया जिसके द्वारा डीएनए अनुक्रम में बदलाव आता है। ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। पराबैंगनी किरणें भी बदलाव ला सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है और इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाते हैं। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी जीव में आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है? क्रोमोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए। इसका उत्तर डीएनए है। बहुत पूछते हैं इस सवाल को। देखिए, डीएनए जो है किसी भी जीव में आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। किसी भी जीव के प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से आनुवंशिक विकार हैं यानी जेनेटिक डिसीज कौन कौन से हैं इसमें? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, और थैलेसीमिया। देखिए, हीमोफीलिया भी है। ठीक है, एक बार कट फट जाए तो रुधिर बहता रहता है, रुकता नहीं है। वर्णांधता
लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता, और थैलेसीमिया। तीनों के तीनों जो है जेनेटिक डिसीज हैं, आनुवांशिक विकार हैं। तो उपरोक्त तीनों के तीनों जो है आनुवांशिक विकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देखिए, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, जिसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट से भी जो ब्लड है वो निकलना बंद नहीं होता। उपरोक्त लक्षण निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? अभी था ऊपर, ये एक जेनेटिक डिसीज है और इसका उत्तर है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया रोग में रुधिर के थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती है, ठीक है। उसमें एकल प्रोटीन जो है प्रभावित होती है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है और इसके कारण एक आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी भी चोट लग जाती है तो ब्लड जो है बहता रहता है, रुकता नहीं है। नंबर 14 पर आ जाइए। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को कौन से रंग में वो है फेरबदल, मतलब विभेद नहीं कर पाता, वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है, ठीक है। ए ही है इसका आंसर। तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज आनुवांशिक विकार है जो कि लाल और हरे रंग संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होती है। परिणाम स्वरूप होगा क्या? व्यक्ति जो है लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा और यह विकार जो है एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जिनको यह होता है कलर ब्लाइंड, वो रेलवे में नहीं जा सकते, ठीक है, आर्मी में नहीं जा सकते। पता चला रेड, ग्रीन की जगह रेड कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? मातृ मृत्यु दर में कमी होगी तो बिल्कुल जनसंख्या बढ़ेगी। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि अगर होगी तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? ठीक है, ये तो होगा नहीं। फिर लोगों की जनन आयु में वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत ने पिछले कुछ दशकों में चहुमुखी विकास जो है किया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति जो है इंडियन है, भारतीय है। इसका प्रमुख कारण मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि है। तो तीसरा और पहला करेक्ट हो जाते हैं, इससे दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पृथ्वी पर उपस्थित जातियों यानी स्पीसीज की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? वर्ल्ड वाइड फंड, IUCN, UNO या यूनिसेफ? इसका आंसर है IUCN। देखिए, IUCN के द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना की जाती है। IUCN का अगर फुल फॉर्म आए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN द्वारा लुप्त जाति यानी स्पीसीज को जो है रेड लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है, लाल सूची में रखा जाता है। उसमें भी इसने जो है अलग अलग बांट दिया है कि कौन लीस्ट कंसर्न है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कौन इस दुनिया से चला गया यानी विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है तो उसका संरक्षण किया जाए, ठीक है, तो वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त की कैटेगरी से हटकर केवल संकटग्रस्त आ जाएगा। और संकटग्रस्त से भी हटाकर जो है उसको सुवेद की कैटेगरी में यानी वुल्नरेबल में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी है? पक्षियों की, क्रस्टेशिया की, मोलास्क या कीटों की? देखिए, इस धरती पर तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट ही हैं, ठीक है, कीट हैं छोटे छोटे। तो पृथ्वी पर आंकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, बायोफ्राइटा, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी जैसे पादप 22% से अधिक नहीं हैं। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है जो संपूर्ण पृथ्वी के 70% से अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर 10 जंतुओं में से 7 इंसेक्ट हैं यानी कीट हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्या? पादप जगत के अंतर्गत सबसे अधिक है फंगस, फंजाई यानी कवक। तो कवक जो है पादप जगत के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी जातियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ ही संसार में इनकी जातियों की कुल संख्या मछली से, एम्फीबियन यानी उभयचरों से, सरीसृप से और स्तनधारी यानी मानव और दूसरे जानवर जो मैमल्स हैं उनसे भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पादपों एवं प्राणियों की सबसे अधिकतम विविधता पाई जाती है कहाँ पर? शंकुधारी वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ये तो आसान से ही प्रश्न है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर होता तो थोड़ा टफ होता। यहाँ सीधा सा उत्तर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए सामान्यतः पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पादपों एवं जंतुओं की विविधता जो है घटती जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। क्लियर हो गया होगा फंडा। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी। बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये कहना चाह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है यहीं होती है। यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता घटती है कि बढ़ती है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी। ये उत्तरी गोलार्ध में भी होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। पृथ्वी पर कुल जैव विविधता में पादपों की जातीय विविधता कुल कितने प्रतिशत है? 18%, 50%, 22%, 32%। कितनी है पादपों की जातीय विविधता? 50% तो नहीं है, 32% से भी कम है, 22% है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए पृथ्वी पर कुल जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, इसमें जंतुओं का प्रतिशत है 70% से अधिक, जबकि शैवाल हो गए, कवक हो गए, ब्रायोफाइट हो गए, आवृतबीजी, अनावृतबीजी जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ये जनरल साइंस के 20 प्रश्न थे। ठीक है, कम से कम 22 से 23 प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, और कुछ वर्षों पहले ये संख्या 28 से 29 थी। ठीक है, 33 से 34 प्रश्न भी यूपी पीसीएस में पूछेगा, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में कुछ संख्या कम हो गई है। और कितनी? कम से कम 20 से 22 तो अभी पूछे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो उसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।